नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और आज हमारे साथ खास मुलाकात प्रोग्राम में हुडला से विधायक ओम प्रकाश जी हुडला हमारे साथ शामिल है। जी हाँ, कहा जाता है कि जहां इस दौर में कोरोना का जो एक आपातकाल की स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति में एक जो इसको देखते हुए समाज में लोगों को जिसलिए कहा जाता है कि जनता का जनता द्वारा शासन कहीं ना कहीं एक बहुत जरूरी होता है, वही आज सिद्ध होता हुआ नजर आता है। ओम प्रकाश जी हुड्डा के प्रयासों से आज जो इनका संसदीय क्षेत्र है पूरी तरीके से कोरोना की जो त्रासदी हुई है उससे बचा हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत सर हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सबसे पहले सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपको एक उपाधि दी गई है सर्व जातीय ओम प्रकाश हुड्डा, तो क्या कारण रहे जिनकी वजह से आपको ये उपाधि दी गई है, इतनी बड़ी उपाधि है जो। पहले तो मैं सर्व समाज के सभी दर्शकों का मेरी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे सभी लोग सर्व समाजी ओम प्रकाश हुड्डा के नाम से जाना जाते हैं। साथ के साथ ही मैं महुआ विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक। जी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जब चुनाव होता है तो सभी जातियों के बिरादरियों के लोग मिलकर के विधायक का चयन करते हैं। जी। लेकिन चुनाव जीतने के पहले विधायक का बर्ताव अलग होता है, चुनाव लड़ने के पहले अलग बर्ताव होता है। मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए इसको साकार सिद्ध करने की आवश्यकता है। और ये सिद्ध जब होता है जब सभी जातियों को एक साथ लेकर के न्याय की बात करें, उनके विकास की बात करें, गांव के विकास की बात करें, क्षेत्र के विकास की बात करें, जाति बिरादरी और धर्म से ऊपर उठ करके अपने क्षेत्र के लोगों को किस तरह से सुविधा मुहैया कराई जा सके, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जब अपने आप वहाँ के क्षेत्र के लोग जाति बिरादरी से ऊपर उठ करके काम करते हैं तो आपको अपने आप एक सर्व समाज की उपाधि देने का काम करते हैं। और उसी के तहत मैं ये आम जनता से अपील करता हूँ कि आपका नेता सर्व समाजी होना चाहिए, किसी जाति बिरादरी का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। सर जैसा कि राजनीति में आने के लिए कोई ना कोई एक कारण होता है या कोई एक गुरु होता है या फिर माना जाए तो आप एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हुए हैं, तो क्या मुख्य कारण रहे जिनको देखते हुए आपको राजनीति में आना पड़ा समाज सेवा में आगे आने के लिए। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं भारत सरकार के राजस्व सेवा में अधिकारी था और मैंने लगातार 19.5 वर्ष तक सरकारी सेवा की और उसके बाद मैंने बीआरएस लिया और राजनीति में पदार्पण हुआ। महुआ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मांग रखी कि एक ऐसा सर्व समाजी व्यक्तित्व होना चाहिए जो सभी जाति और बिरादरियों को, क्योंकि वहाँ जातिवाद की राजनीति से लोग उब चुके थे, गुंडाराज से उब चुके थे। वहाँ एक ऐसा अशांत वातावरण हो गया जैसे बिहार जैसा माहौल यहाँ महुआ विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने या किसी व्यक्तियों ने, किसी राजनेताओं की वजह से ऐसा हो गया था। उससे छुटकारा पाना चाहते थे। महुआ के व्यापारियों में बुद्धिजीवी लोग वहाँ से पलायन करना शुरू हो गए थे। सब लोगों ने एक विचार करके और मुझे आशीर्वाद दिया 2013 में और 16,000 से मुझे जिता कर राजस्थान की विधानसभा में भेजा। सर जैसे कि आपके बारे में पूरे राजस्थान में कहावत है कि आपने अपना मैनेजमेंट जो है इस तरीके का बना रखा है कि भ्रष्टाचार का जो लेवल है वो बिल्कुल ही जीरो कर रखा है आपके क्षेत्र में, तो किस तरीके से आपका क्या मैनेजमेंट है ताकि दर्शक जान सके इस चीज को। भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है जिसको जड़ से मिटाया नहीं जा सकता, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि कम से कम लोगों को तकलीफ हो और अधिक से अधिक लोगों का काम हो। चाहे हम बिजली विभाग की बात करें, चाहे पंचायत राज की बात करें, चाहे पीडब्ल्यूडी की बात करें, चाहे और अन्य विभागों की बात करें, हम किस तरह से लोगों को सुविधा दे सकते हैं उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं लगातार। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेता और कार्यकर्ता और मतदाता के बीच में कोई दलाल नहीं होना चाहिए। सीधा संपर्क होना चाहिए नेता से मतदाता का, और मतदाता कार्यकर्ता के रूप में सही मायने की बात करें तो ये सत्ता जो दी हुई है वो कार्यकर्ताओं ने इकट्ठी करके नेता को दी हुई है और उसी का आशीर्वाद है कि आज मतदाता को भगवान मान करके हम राजस्थान की विधानसभा में पहुंचते हैं। और उसी के तहत चाहे बूथ मैनेजमेंट की बात करें चाहे अन्य बात करें, आपको प्रत्येक मतदाता का पूरा बायोडाटा पता होना चाहिए और पता होकर के वो क्या कर रहा है, कहाँ रह रहा है, उनको क्या परेशानी है। जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग स्वयं जाते हैं अब और जाकर के जब कैंप लगते हैं तो गांव में विजिट करते हैं, गांव में किस किस का आदमी का घर कच्चा है, घर है, कौन कौन लोग पेंशन के पात्र हैं। कई बार मैंने ये देखा है कि
विधवा पेंशन मिलने वाली की संख्या 50 होती है, लेकिन पालनहार 20 ही होते हैं, क्योंकि उनको पालनहार नहीं मिल पाता है। हम आइडेंटिफाई करते हैं और जाकर के उनको पूछते हैं, उनके 2 बच्चे अगर हैं और 18 साल से कम है उनकी उम्र, तो उनको 1000 रुपये महीना और मिलता है, विधवा पेंशन से अलग से मिलता है। तो इन सब चीज़ों का जब तक हम लोग जाकर के धरातल का अवलोकन नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चल सकता। लेकिन मुझे महुआ विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों ने 2 बार ये अवसर दिया कि मैं उनकी सेवा कर सकूं और उसी के तहत सेवा करने का काम कर रहा हूं। सर, कोरोना की जो स्थिति रही, बहुत ही भयानक स्थिति रही इस बार प्रदेश नहीं पूरे भारत में। तो इस स्थिति को देखते हुए आपने आपके जो संश्लेषण, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें किस तरीके से आपने इस स्थिति में काबू पाया, लोगों को किस तरीके से समझा, इसके साथ ही साथ जो जरूरतमंद लोग थे जो कि आज एक वक्त की रोटी जुटाने में भी कई तबका ऐसा होता है, तो उन लोगों तक भोजन वगैरह किस तरीके से पहुँचाया? ये कोरोना का जो संकट काल है 2020 से शुरू हुआ है राजस्थान में, पूरे प्रदेश भर में। तो जब पहला लॉकडाउन और पहला जो लहर थी कोरोना की, तब भी हमने 71 दिन तक ऑपरेशन भोजन सेवा अभियान चलाया था। ऑपरेशन भोजन सेवा अभियान में हम फोन पर बुकिंग लेते हैं और उसको एक ही बार खाना बुक करवाना होता है। जब तक लॉकडाउन चलेगा जब तक हम उसके घर तक खाना पहुँचाने का काम करेंगे बिना रुकावट के। मैं इसमें ना हमको जाति देखते, ना कोई विराज देखते, ना कोई पार्टी देखते, ना कोई पक्ष देखते, ना कोई विपक्ष देखते। हमारा काम सिर्फ, मैं सही मायने में बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ, महुआ विधानसभा क्षेत्र के 2,02,000 मतदाता और 3-3.5 लाख की आबादी है, उनको मैं मेरा भगवान मानकर, गणेश मानकर के उनकी पूजा करता हूँ और उनकी सेवा करने का काम करता हूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी विधानसभा क्षेत्र में कोई भूखा जग जरूर सकता है लेकिन सोए नहीं है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, उसी के तहत मैं काम करता हूँ। और अब इस बार हम लोगों ने ऑपरेशन मानव सेवा अभियान चलाया है। ऑपरेशन मानव सेवा अभियान के तहत हम चाहे भोजन पहुँचाने का काम हो, हम हर व्यक्ति को, जहाँ जरूरतमंद व्यक्ति है जिसको जरूरत है, जहाँ बेलदार है, मिस्त्री है, खोमचे वाला है, रेडी वाला है, पल्लेदार है, इस तरह के लोग जो हैं, जैसे सैलून है, सैलून की दुकान पर 4 लोग काम करते हैं, उनका धंधा बंद हो गया, वो खाना कहाँ से आएगा उनके पास? उन लोगों को हमारे पास बुकिंग आता है, खाने की बुकिंग आती है, मैं स्वयं बुकिंग लेता हूँ फ़ोन पर और बुकिंग को लेकर के उन तक खाना पहुँचाने का हम लोग काम करते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है। विधायक को 2.5 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है, सांसद को 5 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है। ये तनख्वाह हमारे बाप ने सरसों बेच के नहीं दी, ये तनख्वाह उस जनता की गाड़ी कमाई से हम लोगों को मिलती है। और मैं तो बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ, जो चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, आज वो उस क्षेत्र के, आज विधायक सेनापति होता है और सेनापति के बिना युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। मैं निंदा करता हूं ऐसे विधायक और सांसदों की जो घर में छिपे बैठे हैं, उनको आना चाहिए और जनता की मदद करनी चाहिए। सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी लगातार 1980 से मेरी विधानसभा क्षेत्र महुआ से विधायक रहे, 1986 से 90 तक, उसके बाद 1995 से 2000 तक जिला प्रमुख रहे, मेरे ही वार्ड से वो जिला परिषद के सदस्य रहे। उसके बाद 2008 से 2013 तक सम्मानीय गोलमा देवी मीणा जी वो मंत्री के पद पर आसीन रही। वो समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ गायब हो गए। मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी, ये जनता आस लगाए बैठी है, ये उम्मीद करती है। आपने 1 रुपया भी महुआ विधानसभा क्षेत्र को खर्च नहीं किया अभी तक। इस पहले लॉकडाउन से लेकर आज तक हमने लोगों लगभग 6.5 करोड़ रुपया हमने विधायकों से खर्च किया है। इसके अलावा करोड़ों रुपए हमने हमारी जेब से खर्च किया है। 71 दिन तक करीब 10,000 लोगों को भोजन पहुंचाना। इस बार अब हमारा करीब ये ऑपरेशन मानव सेवा अभियान 2 मई से शुरू हुआ है, आज 29 मई, 28 दिन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें भी हमें बहुत सारी समस्या है, लेकिन हमारी समस्या कोई भी हो, चाहे रात को 2 बजे भी कोई मुझे दवाई मंगवाता है, कोरोना पॉजिटिव है, तो मैं जाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी मैं नौकर हूँ जनता का, मैं मालिक बन बैठता हूँ, तो ये मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। बहुत सारे विधायक और सांसद अपने आप को समझते हैं चुनाव जीतने के बाद वो मालिक बन गए, मैं उनकी निंदा करता हूँ और उनको आग्रह करना चाहता हूँ कि हम जनता के इस सरकार के ट्रस्टी बनाए हैं हमको जनता ने, हम जनता के नौकर हैं, नौकर। और अगर कोई मालिक समझता है तो उसकी गलतफहमी है, क्योंकि हमारा लाइसेंस सिर्फ 18 से 25 दिन के लिए रिन्यूअल होता है और इस 18 से 25 दिन में अगर हम जनता की सेवा नहीं करेंगे तो ये लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। इसलिए सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी के चरणों में मैं आग्रह करना चाहता हूँ, अभी हम लोगों ने शादी की 2 दिन पहले, उनके पास 100 रुपये कन्यादान तक पहुंचाने के लिए नहीं लिए। ये दुर्भाग्य की बात है, नेताओं को इस तरह से नहीं होना चाहिए। और मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ, उनको आना चाहिए। जनता, महुआ की जनता आस लगाए बैठी है। आपके सांसद कोटे में भी आपको 5 करोड़ रुपया मिलता है। आपको सांसद, आपको 2018, 19, 20 और 21 4 साल हो गए, 20-22 करोड़ रुपए आपका सांसद कोटा आ गया है लगभग। कहाँ गया कोटा, कहाँ लगा दिया आपने? महुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बहुत एहसान है आप पर, आपने उसको खर्च करना चाहिए था। और जब मैं काम करता हूँ तो आप चाहे डॉक्टरों को धमकाने की बात करो, अभी एक 26 मई को एक शादी की, वो दूसरे लोगों को, अखबार वालों को इनको सूचित करते हैं कि शादी नहीं हुई। अरे मेरे भाई,
आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, लाइव देख लीजिए, आप पे 100 रुपये बेटी के कन्यादान के लिए नहीं बनते। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। मैं तो आपके चरणों में ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैं छोटा भाई हूँ आपका। हम लोगों ने महुआ में सीबीसी मशीन, डिजिटल एक्सरे मशीन, महुआ में ओपीडी सेंटर, महुआ में ऑक्सीजन प्लांट, महुआ में मंडावर में सीबीसी, मंडावर में डिजिटल एक्सरे मशीन, मंडावर में एम्बुलेंस, महुआ में एम्बुलेंस, बड़ा गांव खेड़ला में एम्बुलेंस, सब जगह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। आपके गांव कोर्रामुल्ला की बात करें, वहां भी हमको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे रहे हैं। आपके खेड़ला बुजुर्ग में, तालछड़ी में, लौटवाड़ा में, पावटा में, रशीदपुर में, कोट में, आपके मंडावर में, आपकी सारी जितनी भी बालहड़ी सहित सभी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उनमें भी हम लोग दे रहे हैं। इसके अलावा आपका कोई सुझाव है तो हमें दें। आप हमारे गार्जियन हो, कम से कम आप हमें आके संभालिए तो सही। हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको आना चाहिए। और जनता की सेवा के लिए आपको मैं आग्रह करूंगा, आपको हाथ जोड़कर मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। महुआ विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से मैं भीख मांगता हूँ आपसे कि इन भोले भाले लोगों के विकास के लिए भी आप कुछ धनराशि आप लोग आपके सांसद कोटे से महुआ विधानसभा क्षेत्र की जनता को देना चाहिए। मैं ऐसा आपसे आग्रह करना चाहता हूं। और साथ के साथ ही मैं तमाम जितने भी विधायक और सांसद महोदय हैं इनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप सेनापति हो और सेनापति के बिना युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। ये जनता त्रस्त है आपके व्यवहार से। आपको आकर के जनता के हालचाल पूछने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको घर घर जैसे ओम प्रकाश थोड़ा दवाई बांटता फिर रहा है, आपको जरूरत नहीं है ऐसा करने की, लेकिन इतना तो है ना आप कहीं मिल सकते हो। आज एक आदमी का जो बीमार है उसका पास नहीं बन रहा, उसकी पास बनाने की जिम्मेदारी एमएलए की है, सांसद की क्यों नहीं है? क्यों नहीं बना सकते? आपको 5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, एमएलए को 2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। मैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, जो सांसद काम नहीं कर रहे और जिनको दिखाई नहीं दे रहे उनकी तनख्वाह काटनी चाहिए। विधायक जो काम नहीं करे, सम्मानित गहलोत साहब से भी निवेदन करना चाहता हूँ, उनकी भी तनख्वाह काटनी चाहिए। आज एक विधायक को 45,000 रुपए का डीजल इस बात के लिए मिलता है कि वो जाए और उस डीजल को जला करके जनता की सेवा करे और उसके घर तक पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? अरे आप नौकर हो, नौकर, और नौकर के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। लेकिन सत्ता आने के बाद आप मालिक बन बैठते हो, ये देश का दुर्भाग्य है। आज सही बात करें तो ये लोकतंत्र से आम जनता का विश्वास उठने लगा है। बहुत लोग मेरे से बात करते हैं कि सर जब हम बात करते हैं चुनाव के दौरान, लोग कहते हैं 24 घंटे हम आपके दरवाजे पे दस्तक देंगे और आपको रात को 12 बजे भी हमारे दरवाजे खुले रहेंगे। अब लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, खासतौर से नेताओं ने दरवाजे बंद कर लिए। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी लगातार वो काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज हमारा ग्राफ जहां 18,000 पर डे का चलता था, आज वो ग्राफ गिर करके 3 से 4,000 पे हमारा कोरोना पॉजिटिव का ग्राफ गिरा। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की और गर्व की बात है। इस ग्राफ को और गिरावट आनी चाहिए और लोगों का इलाज समय पर होना चाहिए। मेरी विधानसभा क्षेत्र का राम नारायण मीणा, मेरी विधानसभा क्षेत्र का पुष्पा देवी जांगड़, मेरी विधानसभा के बच्चूलाल कुमार, मेरी विधानसभा क्षेत्र की सूरज देवी शर्मा, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज आईसीयू में रह करके इलाज ले रहे हैं और मैं समझता हूँ ईश्वर उनको बहुत जल्दी ठीक करके अपने वापस गांव भेजे। तो ये चीजें विधायक की हैं। हम लोग पहुंचते हैं, डॉक्टर भी अच्छे ढंग से देख सकता है, सांसद पहुंचता है, अच्छे ढंग से उसका उपचार हो सकता है, उनको एम्बुलेंस की व्यवस्था मिल सकती है, हर तरह की व्यवस्था मिल सकती है। तो हमारी जिम्मेदारी से हमें भागना नहीं चाहिए। मैं तो सभी हमारे राजनेता जो सेनापति के रूप में काम कर रहे हैं उनको काम करना चाहिए। सर एक वाकया अभी आया था सामने, जैसे कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर एक भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया था राज्य सरकार के प्रति। तो इसको आप कहाँ तक सत्य मानते हैं? सही मायने की बात करें तो ये किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता पड़ेगी, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। जिस तरह से अचानक एक साथ ये संकट देश पर आया है, उसमें सारी व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों। लेकिन एकदम जब एक पीक टाइम 15 दिन 20 दिन का ऐसा आया जहां ऑक्सीजन के कारण बहुत सारे लोगों की जानें गई, ये हमारे लिए बहुत दुख का विषय है। मैं आज लेकिन आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी एक पत्र लिखा है कि कोरोना से जिन लोगों के घर में मृत्यु हो रही है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, कई घर तो ऐसे हैं जिनमें माता और पिता दोनों की कोरोना पॉजिटिव होने के कारण मृत्यु हो गई। अब उनके बच्चों को कौन लालन पालन करेगा? मैं तो ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ये उम्मीद करता हूँ कम से कम 5 लाख रुपये उस परिवार को मिले और साथ के साथ ही राज्य सरकार से गहलोत साहब से भी 5 लाख रुपये उनको मुआवजा मिले और कोई भी
चाहे किसी कंपनी में नौकरी मिले या सरकारी नौकरी मिले, किस तरह का प्रावधान होना चाहिए। मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्दी ही मैंने भी ये घोषणा की है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी लोग कोरोना पॉजिटिव से जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी जो बेटियां हैं मैं उनको गोद लूंगा और गोद लेकर के उन बेटियों को मैं बहुत जल्द ही मैं जब भी उनकी शादी की उम्र होगी, उनको शादी करने का एक निःशुल्क शादी करने के 1 रुपये में शादी करके उनको एक सुविधा देने का काम करूँगा। ऐसा ही सर, ऐसा ही आपके बारे में एक बहुत बड़ा किस्सा चलता है आपके क्षेत्र में ही नहीं परंतु पूरे राजस्थान में फेमस है ये चीज़। और एक बहुत अच्छी बात है कि जहाँ आज बच्चियाँ जन्म लेती है तो उसके माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी स्थिति हो जाती है। वो लोग आज बच्चों का जो एक अनुपात जो घटता जा रहा है वो इसी कारण घटता जा रहा है कि शादी की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसके तहत आपने एक बहुत अच्छा पहल और एक बहुत अच्छी पहल आपने आपके क्षेत्र में शुरू की है कि जिन बच्चियों की शादी करने में जो माँ बाप असमर्थ है उनके आप 1 रुपये लेकर एक बहुत अच्छे तरीके से उनका विवाह करवाते हैं। तो ये क्या पहल है और लगभग कितने जोड़ों को इसका लाभ? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं गरीबी में पला, गरीबी में बढ़ा और गरीबी में ही बड़ा हुआ हूँ। मैंने गरीबी को स्पर्श करके देखा, छू करके देखा है। गरीबी अब एक अभिशाप है, गरीबी भी एक पीड़ा है। जिस पर गरीबी का पहाड़ टूटता है वही समझ सकता है गरीबी आखिर है क्या। मैं निवेदन करूँ, जब हमने हमारे जब भी काम पड़े, जब गरीबी को देखा, हमारे अनुरूप काम नहीं कर पाए, उन चीज़ों को देखते हुए मैं जब आज महसूस करता हूँ कि जब बेटी की शादी करने के लिए एक आदमी तैयार होता है, उसके पास धन की व्यवस्था नहीं होती और तो उसको किन किन चीज़ों का संकट झेलना पड़ता है। कई बार साहूकार भी मना कर देता है, कई बार पैसे नहीं मिलते, कई बार कर्जे पे भी नहीं मिलते, कई बार सहयोग भी नहीं मिलता। उन परिस्थितियों में मैं महसूस करता हूँ कि आज मुझे प्रभु ने इस लायक बनाया है, मैं इस इतना सामर्थ्यवान किया है मुझे, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं हजारों बेटियों की शादी करूं और शादी करने के बाद उनको उनका पाणी ग्रहण संस्कार करके उनके सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामना दूं। अभी तक हम लोगों ने 2000 लड़कियों की शादी 1 रुपये में बेटी की शादी लेकर के सहयोग किया है। और चाहे कहीं भी शादी का कार्यक्रम रहा हो, चाहे सेवा भारती ने किया हो, चाहे दूसरे लोगों ने किया हो, कई हमारे दूसरे अन्य समाज हैं, उन समाजों के भी विवाह सम्मेलन होते हैं, जहाँ भी मुझे बुलाते हैं मैं जाता हूँ और जब भी मेरे से सहयोग बन पड़ता है वो करता हूँ। लेकिन हमारा सर्वजातीय विवाह सम्मेलन लगातार 2003 से आज तक बरकरार चालू है। इस बार पिछली लॉकडाउन के कारण हम 2020 में नहीं कर पाए थे, लेकिन एक दुल्हापुरा में एक लड़की थी और उसके पिताजी मेरे पास आए और उसको तुरंत गोद लिया और शादी की। अभी भी 26 मई को एक हमारे चांदनी महावर के पिताजी मेरे पास आए, उन्होंने कहा साहूकार ने मुझे मना कर दिया और आपको विधायक साहब मेरी मदद करनी पड़ेगी। तुरंत उसको गोद लिया और 26 तारीख को धर्मेंद्र महावर के साथ उनका पाणी ग्रहण संस्कार किया। तो ये एक संयोग की बात है, आदमी उसी के पास आ सकता है जिससे आशा हो। और मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि महुआ विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे से ये आशा रखती है कि मैं उनका नौकर बन के काम करूँ, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसको गर्वान्वित महसूस करता हूँ क्योंकि मैं नौकर, हमारा नेता जो है जनता का नौकर होता है और नौकर के रूप में काम करेगा। तो ये लाइसेंस है जो 1825 दिन का विधायक और सांसद का, ये रिन्यूअल हो सकता है और रिन्यूअल हो सकता है तो आपको अतिरिक्त 5 वर्ष के लिए काम करने का मौका मिल सकता है। और इन सब चीज़ों को राजनीति से नहीं जोड़ करके मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ, आज मेरी विधानसभा क्षेत्र का किसी भी जाति बिरादरी का व्यक्ति है और वो उसको भूख से पीड़ा है, उसको किसी दिक्कत है, तो हमें उसकी सेवा करने में कोई हिचक नहीं छोड़नी, कोई कोटेशन नहीं छोड़नी चाहिए। मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, मतदाताओं को मैं भगवान मान करके मरते दम तक उनकी सेवा करता रहूँगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मेरा खून का एक एक कतरा भी अगर मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए काम आएगी तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगा। हमारा चैनल द पीपल वॉइस सैल्यूट करता है आपको और साथ ही उन सभी राजनेताओं को जो इस तरीके से प्रेरित आकर लोगों की जन सेवा कर रहे हैं। खास मुलाकात में आपका एक बार फिर से शुक्रिया। आप देख रहे हैं द पीपल वॉइस।